रिजवान साहब, आपकी इस बात के बाद हम अगले सवाल पे आते हैं कि जो हमारा रिकवरी का फेज है, लॉन्ग टर्म रिकवरी का, इसमें एक आजकल बहुत बात हो रही है कि हमें डैम बनाने चाहिए ताकि हम पानी स्टोर कर सकें, क्योंकि हमारे पास ये भी मसला होता है ना कि जैसे आजकल पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, संभाला नहीं जा रहा, हमसे सैलाब है, और 4 महीने 5 महीने बारिश ना हो तो हमारे पास फिर पानी की कमी हो जाती है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें इसमें डैम बनाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या डैम बनाना रिकवरी का एक पार्ट हो सकता है, या आपके ख्याल में ये ठीक नहीं है, गिवन डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो आपका नॉलेज है उसी हवाले से? और डैम के अलावा और क्या किया जा सकता है, किस तरह से? जी नदीम भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। और आजकल इसमें एक अच्छी, इसमें जो खुशाइन चीज नजर आ रही है कि इन इन मामलात में ना बातचीत का आगाज हुआ है। ये खुश आइंद है कि डायलॉग का स्टार्ट हुआ है। पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं वाटर रिसोर्सेज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर थोड़ी सी जो लिमिटेड नॉलेज है डिजास्टर मैनेजमेंट और रेजिलियंस बिल्डिंग में, उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। अब डैम ऑब्वियसली हमें हमें पता है कि ग्लेमैन को भी पता है और हमें भी थोड़ा सा उसमें अंदाजा है कि हर जगह पे डैम नहीं बन सकते। डैम हमारे पास उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, उसकी एरिया प्रॉपर उनको चाहिए होता है। मे बी वो नॉर्दर्न एरियाज में शायद वो बड़ा इफेक्टिव हो, मगर आपने जो जो सिंध के और पंजाब के मैदानी इलाकों में आप क्या डैम वहां पे बनाएंगे, तो कितना इफेक्टिव होगा? तो डैम की एक प्रॉपर अपना एक डायलॉग का स्टार्ट होना चाहिए कि किस किस्म के डैम हो, छोटे डैम हो, बड़े डैम हो, या हमने थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे जो फ्लड प्लेन में हम अपना पानी छोड़ सकते हैं। तो प्रॉपर इसकी है कि साइंस है कि डैम में हम पानी रोकते हैं, उसको बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर न्यूजीलैंड में तकरीबन 3500 के करीब डैम है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 5.1 मिलियन की है। यानी इमेजिन कि न्यूजीलैंड, ऑब्वियसली यहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तो छोटे बड़े तकरीबन 3500 के करीब यहाँ पे डैम है, सिर्फ फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 1.5 मिलियन। तो एट द मोमेंट अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड जितना रकबा पाकिस्तान का ना, ऑलमोस्ट वो अंडर 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 वाटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डैम की अफादियत एक इमीडिएट और ये क्विक थोड़ा सा सोल्यूशन है। अगर हम उसको दूसरी तरफ जाएं कि रेन हार्वेस्टिंग और इस तरह के जो दूसरे हमारे पास फ्लड प्लान मैनेजमेंट में जाएं, वो थोड़ा लॉन्ग है। और उसमें जो पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है, अवेयरनेस लेवल, वो बहुत ज्यादा हमें चाहिए कि लोग अपने घरों के अंदर रेन को स्टोर करें, हम फार्म्स के अंदर रेन को स्टोर करें, जो हमारा जो दरिया का जो इंक्रोचमेंट है उसको हम प्रॉपर करें, जो फ्लड प्लेन्स है उसको हमें सारी इंक्रोचमेंट से दूर करना है। और उसके अंदर फिर एक प्राइमरी एक जोन हो, फिर उसमें सेकेंडरी जोन पे दूसरा जोन हो कि थोड़ा सा अगर रिवर ओवरफ्लो करता है तो फ्लड प्लेन्स में जाए, अगर ज्यादा करता है तो इस तरह का। वो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म और ऑन गोइंग एक प्रोसेस है। तो हमें हर तरह के प्रोसेस हमें करने चाहिए जितने हमारे पास फ्यूचर के और माहौलियाती तब्दीली के हवाले से हमारे पास जो खतरात हैं। तो नो डाउट ये बहस का आगाज होना चाहिए, और जो कंसर्न जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ही सजेस्ट कर सकते हैं कि एरिया वाइज हमें किस किस्म की मेजर्स हमें लेने हैं फ्यूचर में। तो नो डाउट डैम इफेक्टिव हो सकते हैं, मगर हर जगह नहीं हो सकते। किस किस्म के डैम हो और किस किस्म का हमने वाटर हमने हमने कंटेन करना है, ये भी बड़ा एक अच्छी एक बहस है, इसको हम आगाज हो सकता है। और दूसरी अगर हम बात करें कि रेजिलियंस अगर हमने डेवलप करनी है कम्युनिटीज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जरूर जरूर आइडेंटिफाई करना है, जो कि किसी हद तक कई जगहों पे ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है, कि जो हमारी जो आबादी है वो कहाँ पे रह रही है। अगर आप सिंध के कच्चे के इलाकों में देख लें या दूसरे इलाकों में देख लें, क्या वो रिवर फ्लड प्लेन्स में तो नहीं रह रही? रिवर फ्लड प्लेन्स का मतलब ये खासतौर पे मैदानी इलाकों के लिए ये है कि जो रिवर होता है, वो हमने देखा है कि जो ड्राउट्स वगैरह पाकिस्तान में आते हैं, तो रिवर बहुत छोटा श्रिंक होकर छोटी सी एक नदी के तौर पर बह रहा होता है, मगर वो असल में वो रिवर नहीं है। तो जो नॉर्मल जो रिवर बहता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो वहां पे हमने क्या करते हैं, 4-5 सालों में हमने वहां पे पॉपुलेशन, वहां पे जमीनें आबाद कर देते हैं, वहां पे छोटे छोटे अपने बंद बना देते हैं। तो रिवर जो थोड़ा सा सैलाब आता है, इन छोटे बंदों की वजह से वो रुकता है पानी, फिर वो उनको तोड़ता है, फिर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। वहां पे हमारे पास जरी जमीनें हमने आबाद की होती हैं, अपने छोटे बंद भी बनाए होते हैं, और आगे हमने आबादी भी इसमें होती है, भले कच्चे घर हैं भले पक्के घर हैं। तो इंक्रोचमेंट हमने सारी खत्म करनी ताकि रिवर एक पूरी अपनी आबोताब के साथ बह सके और आबादी को ना कर सके। उन आबादी को हमने कहाँ पे शिफ्ट करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया हमारा निशान होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी आबादी बढ़ रही है, तो अगर हम इस 35 मिलियन लोगों को कहाँ पे हम अल्टरनेट जगह पे शिफ्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा हमारे पास सवाल है कि इनको लोगों को हमने कहाँ शिफ्ट करना है। ओवरऑल हमने रिवर्स जो फ्लड प्लेन है उनको हमने क्लियर करना होगा, आबादी को मे भी कई जगहों पे हमें दूसरी जगह पे मुंतकिल करना होगा। हमने ये डेजिग्नेट करना होगा। आपने सवात की वीडियोस देखी होंगी, कितने एज के ऊपर होटल्स और कमर्शियल प्लाजे बने हुए हैं,
क्या वो अलाउ करता है ये रिवर के आप उसको बनाए? किसने उसकी इजाजत दी? अगर वो इतने हैजर्ड, एक रिवर है, एक हैजर्ड है पानी, उसके इतने करीब होके एक्सपोज हो जाए, ठीक है। तो जब आप हैजर्ड है, एक है पानी, एक दरिया है, तो एक हैजर्ड है, ठीक है, उसकी आप एक्सपोजर अपना जितना ज्यादा उसके साथ करेंगे उतना ज्यादा रिस्क आपका बढ़ेगा। तो अगर हैजर्ड दरिया ऑलरेडी बह रहा है, उसको अपने एक्सपोजर दूर कर दें, उन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो हमारे पंजाब और सिंध में है, उनको भी वल्नरेबल है, उनको हैजर्ड से आप दूर कर दें, तो उनकी जो एक्सपोजर दूर हो जाएगा, उनकी ऑब्वियसली जो रिस्क लेवल है वो भी ऑब्वियसली दूर हो जाएगा। और ओवरऑल अगर हम इसको कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ जाएं, हमारे जो लोकल जो अथॉरिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, उसमें कैपेसिटी डेवलप करें, तो छोटा सा भी अगर कोई डेजर्ट फ्लड आता है, तो अगर लोकल कैपेसिटी उसको हैंडल कर सकती है, तो वो चीजें उनकी हो सकती हैं, वो ओवरवॉर्म नहीं होगा। दूसरा, फिर हम जो घर बनाए जो फ्लड में, वो फ्लड प्रोन हम घर बना सकते हैं। लिविंग विथ वाटर का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश ने बड़ा उसको चैंपियन बनाया बांग्लादेश। तो आपके पास ऑलरेडी शेल्टर्स आपके पास मौजूद है, फ्लड आ रहा है आप वहां पे मौजूद हो जाएं, वहां पे चले जाएं, वापस आप अपने उस इलाकों में आ जाएं। तो जो घर बना रहे हैं उनका जो जो प्लिंथ लेवल वो रेज हो। तो कई तरह से हम काम कर सकते हैं मेजर्स में। तो हमारे पास एक प्रॉपर एक जामिया प्लान की हमारे पास जरूरत है, जो कि हमारे पास जो रिकवरी हो वो तकरीबन 10 सालों की हमारे पास रिकवरी का प्लान हो हमारी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारे पास एक रिकवरी अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए नेशनल, ताकि हम उसके पास हम सारी चीजें लेके जाएं, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड हैं। बलूचिस्तान का पानी सिंध के अंदर आ रहा है, पंजाब का पानी फिर सिंध के अंदर आ रहा है, तो ये कैसे आप उसको मैनेज करेंगे कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की अगर नेशनल लेवल पे आ जाएं और इनकी सबके नुमाइंदे वहां पे मौजूद हों, एक पूल को फंड वहां पे आए, सिर्फ इलाके आइडेंटिफाइड हो, और ये 10 साल एक प्लान हो जिसके ऊपर सारी सूबाई हुकूमतें, सारे महकमे जुट जाएं और इसके ऊपर अमल हो। और डेवलपमेंट के जो फ्यूचर के प्रोसेस हैं, अभी जो सिंध के जो अजला हैं, जो है नवाबशाह है, मिरपुर खास है, डिग्री है, बदीन है, जो ठट्ठा तक आते हैं, इनमें हमारे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, कैन यू बिलीव कि उनमें जो कलवर्ट्स नहीं दी गई, उनमें जो पानी को जो अब नेचुरल जो गुजरगाह है, अगर मिसाल तो लेफ्ट से राइट में हमारा जो नेचुरल पानी का जो बहाव है जा रहा है, बीच में हमने सड़क गुजार दी है, उसमें उसको गुजरने की जगह ही नहीं दी हमने पानी को। ये इतनी बड़ी बड़ी सिली मिस्टेक्स हमारे बड़े लर्नर्ड किस्म के इंजीनियर्स ने की हुई हैं। ना सिर्फ सड़कों में, ना सिर्फ हमने वहाँ पे रहायशी कॉलोनियाँ, जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के जो सिटीज हैं, जो हमारे बड़े सिटीज के बाद जो छोटे छोटे दूसरे दर्जे तीसरे दर्जे के सिटीज हैं, चारों तरफ उनकी कॉलोनियाज हम आ रही हैं, तो फ्लड का पानी कहाँ जाएगा? तो इस तरह का हमने प्लान बनाना है। हमने शहरी जो हमारे जो शहर हैं उनके पास अर्बन जो उनके प्लान बने, ठीक है, शहरी प्लान बने, मंजूर हो, हमें पता हो कि ये एक नेचुरल पानी की गुजरगाह है, यहाँ पे हमने किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करनी। जो शहरों के अंदर जो पार्क होते हैं, वो सिर्फ पार्क उसी एक्टिविटीज के लिए नहीं होते, सिर्फ पार्क है, वो शहरों का जो फ्लड के सूरत आने की सूरत में पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है और वो पानी को जज़ब करते हैं। तो पार्क हमने शहरों के अंदर बनाने होंगे। जो बाहर के एरियाज हैं, भले उसमें अपनी तफरीह की एक्टिविटीज हो, वहां पर हो दूसरी किस्म की एक्टिविटीज, मगर वो बेसिकली वहां पे किसी भी किस्म की तामीरात ना हो, ताकि जो फ्लड का पानी को ना रोके। तो एक बहुत ज्यादा उसमें बातें हैं कहने को, पर इसको कंक्लूड ये करना है कि हमने एक जामिया एक एक निज़ाम हमने बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, जो 10 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है, और उसके ऊपर हमने इतना जैसे रिलीजियसली हमें उसको फॉलो करना होगा, ताकि जो फ्यूचर में जो 20 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान है वो ना हो, उसको हम कम करें। एक और बात पे मैं कंक्लूड करूंगा, अगर हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में $1 इन्वेस्ट करते हैं ना, जो कि हमारी रिकवरी में $1 इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा जो फ्यूचर में वो $4 से $6 का हमारे नुकसान को बचाता है। $1 की इन्वेस्टमेंट $4 से $6 की इन्वेस्टमेंट को बचाती है। आप एक इकोनॉमिस्ट, नंबर्स और डॉलर्स के साथ आप खेलते हैं, तो आपको पता होगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास जो इमदाद अभी आती है, जो कि माहिरीन के मुताबिक बहुत ही कम आने के चांसेस है, क्योंकि हमारे कई कई वजूहत की बिना पे अगर जितनी भी इमदाद आए उसको हम प्रॉपर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और रेजिलियंस बिल्डिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लगाएं, ना बजाय कि हम सिर्फ इनिशियल फेज में हम सारी उनको बांट बूंद दें। और लोगों को कई लास्ट टाइम भी यही हुआ था, लोगों को 1 लाख या चंद लाख रुपए दिए थे और लोगों को ये नहीं बताया था कि आपने किस जगह पे घर बनाने। लोग वापस गए उन्हीं उन्हीं जगहों पे वैसे ही घर उन्होंने दोबारा बना दिए, जो कि दोबारा सैलाब का शिकार हुए। आपने उनको टेक्निक्स भी बतानी है कि इस तरह के घर आपने नहीं बनाने।
आपने उनको नए जगहों पे भी आबाद करना है। तो कहने को और करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, और ये देखना पड़ेगा फ्यूचर में। हम एक शायद दोबारा सेशन करेंगे किस तरह किस्म की रिकवरी हो रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान लर्न करेगा। सिर्फ 10 सालों के अंदर पाकिस्तान को बहुत मेजर किस्म के डिजास्टर हुए हैं, तो देखते हैं आगे कैसी रिकवरी जाती है। लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये सारी जो हमारे डिजास्टर आ रही है, इसका मैं आपकी गुफ्तगू के बाद जो एक पिन पॉइंट समझ चुका हूँ, जो मुझे समझ आया है, वो है क्लाइमेट चेंज। यानी जहाँ से ये रूट इसकी है, अगर आप रिकवरी और अपने बाकी सारे फेजेस को बहुत अच्छा भी बना लें, तो इसका मतलब है आप इसके लिए तैयार है कि आफत आ जाएगी तो मैं कैसे रोकूंगा, लेकिन आप आफत को नहीं आने से रोक रहे जब तक आप क्लाइमेट के ऊपर काम नहीं करेंगे। तो पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो ट्री प्लांटेशन है उसके हवाले से तो एक बड़ी अच्छी सेंसिटिविटी डेवलप हुई है, उसकी तरफ लोग मुतवज्जे भी हुई है, गवर्नमेंट्स की भी तवज्जो आई है। अब हम ये देख रहे हैं कि वो सियासी और जो यानी पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट एजेंडा है उसका भी इशू बनता जा रहा है। लेकिन आपके ख्याल में क्या सिर्फ ट्री प्लांटेशन इसके लिए काफ़ी होगा, या इसके साथ हमें और भी क्या क्या करने की जरूरत है? इस पे एक आप ट्री प्लांटेशन एक बहुत ही माइनर किस्म का एक पार्ट है पूरे क्लाइमेट चेंज को की जो मिटिगेशन जो आते हैं उसके अंदर बहुत माइनर किस्म का पार्ट है। तो क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, जो कि पाकिस्तान के अपने मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्लान बने हुए हैं। अब प्लान एक नेशनल सतह पे बना हुआ है, और वो कितना अलाइन है हमारे डेवलपमेंटल गोल के साथ, ये कहना बहुत ही हद तक आप खुद ये नोट कर सकते हैं कि एक प्लान है, ये ऐसा होना चाहिए। बड़े किस्म के उसमें ना बड़े रोजी किस्म के वर्ड्स होते हैं, मगर वो डेवलपमेंट जो हमारे जो दूसरे प्लान है उनके साथ अटैच ही नहीं है। ठीक है, तो उनके साथ वो हमांग होना चाहिए। फिर जो जो अडेप्टेशन जो प्रोग्राम है उसमें बहुत बड़ा एक फंड का बड़ा इशू है कि उनमें हम कैसे करते हैं। तो ट्री प्लांटेशन नो डाउट एक अच्छा इकदाम है, मगर जो क्लाइमेट अडेप्टेशन है जो कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर होगा फ्यूचर में, ये उससे बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अब सोसाइटी के हर लेवल पे, हुकूमत के हर लेवल पे और डेवलपमेंट के हर लेवल पे हमने क्लाइमेट चेंज के असरात को आगे रखना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये एक छोटा सा भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं पानी की डिस्पोजेबल वाटर बॉटल ले रहा हूँ जो कि वन टाइम प्लास्टिक के यूजेस का क्लाइमेट पे क्या असर है, इतने छोटे से लेवल के डिसीजन से लेकर नया मोटरवे बनाने तक आपको देखना है कि क्लाइमेट चेंज के क्या इसमें असरात हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक माहिरीन के मुताबिक जो क्लाइमेट चेंज है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की जो महल वकू है, जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, उस लिहाज से जो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा नेशनल सिक्योरिटी इशू है कि हमारी जो सरहदों की बका है, या हमारा जो इस किस्म की जो हमारे न्यूक्लियर एसिड्स का हम बात करते हैं, या अंदरूनी बैरूनी खतरात की हम बात करते हैं, जितना हम जो बजट हम अपने डिफेंस में लगाते हैं, तो क्लाइमेट चेंज उसका सेंटर उसके में बन चुका है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अगर हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर सोसाइटी की हर सतह पे, गवर्नमेंट की हर सतह पे, प्राइवेट और इंटरनेशनल हर चीज के अंदर हमने उसको आगे नहीं रखा, उसको हमने सेंटर ऑफ द अटेंशन नहीं रखा, तो पाकिस्तान के जो फ्यूचर के जो मामलात हैं वो बहुत हद तक ना वो एक डार्क पिक्चर पेश कर रहे हैं। एक छोटी सी आपको मैं एग्जांपल दूं कि अभी जो 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 3-4 जो फॉरकास्ट आ रही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग की, उसमें 1.5 है, उसमें फिर 2 डिग्री है, उसमें 3 डिग्री है, उसमें 4 डिग्री तक भी जाता है। अगर सिर्फ हम 1.5 डिग्री पर अगर ग्लोबल जो हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज होता है, तो पाकिस्तान की जो तकरीबन 7,200 के करीब हमारे पास जो ग्लेशियर हैं उनमें से तकरीबन आधे के करीब मेल्ट हो जाएंगे, तो कितना ज्यादा पानी हमारा नीचे आएगा। तो ये इतना ज्यादा पानी होगा कि हम उसको शायद हमारे जो आबादी के जो मरकज हैं वो सारे सारे दरिया के करीब है। सिंध की सारी मीशत इंडस रिवर के ऊपर चलती है, जरी मीशत। तो इतना बड़ा ये पानी जो आएगा ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से, वो पानी का क्या करेगा? पानी सारी हमारी आबादियों को बहा के ले जाएगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा के लेके जा सकता है। तो हमें इतना सीरियस कंसर्न है। ये सिर्फ मैं 1.5 की एक जो माहिरीन के मुताबिक जो प्रेडिक्शन उसके बता रहे हैं, अगर 2 डिग्री तक जाता है, अगर वो उससे भी ज्यादा जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्लाइमेट चेंज को हमने हर छोटे से छोटे डिसीजन, इंफरादी सतह पे, घर की सतह पे, मोहल्ले की सतह पे
और हमने सूबाई सतह पे और हमें नेशनल सतह पे उसको मरकजी नुक्ता निगाह होना चाहिए कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, भले वो किसी सड़क की तामीर हो, भले कोई नया इक्विपमेंट हमने कोई लेना है, कुछ भी हमने लेना है, उसको हमने सेंटर रखना है कि क्या इसके डिसीजन के असरात हमारे क्लाइमेट चेंज पे हो सकते हैं। उसमें हमारे पास जो तामीरात की जो सनत है, उसमें हमने ऐसे मटेरियल हमने नए लेके जाने होंगे, इंडिजिनस मटेरियल लेके जाने होंगे, और हमने तामीरात में हमने प्रॉपर डिजाइन हमने चेंज करना होगा अपनी अपनी जो तामीरात को, बिल्डिंग का। हमने डेवलपमेंट को हमने दोबारा रीन्यू हमने देखना होगा, रिव्यू करना होगा। हमने जो हमारे जो दूसरी जो स्पेंडिंग है बड़ी बड़ी, उसको हमने रिव्यू करना होगा। और इंफरादी सतह पे थैंक्स टू हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी वजह से इंफरादी सतह पे पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस लेवल बहुत बढ़ा है, और गवर्नमेंट ने भी उसको लेके उसको बढ़ाया है। तो इंफरादी सतह पे हमारे पास अवेयरनेस लेवल बढ़ी है, मगर इसका जो रिस्पॉन्स है कई ज्यादा उसमें कंस्ट्रेंट की वजह से इतना ज्यादा नहीं है, जितनी ज्यादा थ्रेट है उतना ज्यादा रिस्पॉन्स अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मे बी जो इस डिजास्टर के बाद शायद ये रियलाइजेशन हमारी सोसाइटी लेवल पे तो ऑलरेडी हो चुकी है, नेशनल सतह पर और हुकूमती सतह पे भी हो जाए। अल्लाह करे हम उम्मीद कर सकते हैं, और दूसरी हम अपनी इंशाल्लाह। कैपेसिटी में हमें पब्लिक अवेयरनेस दे सकते हैं। जी रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत हमें तफसील से न सिर्फ अपने इल्म से मुस्तफीद किया, बल्कि अपना बड़ा कीमती वक्त भी दिया। न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के टाइम में जितना बड़ा फ़र्क है, उस हवाले से आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है। वीकेंड आप फैमिली की बजाय हमें दे रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।